अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ हार्मोनिक सिक्रेशन, जिसमें हम पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और इसके अलावा हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन, जिसमें कि हम मोबाइल्स रिसेप्टर मैकेनिज़्म और फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म को देखेंगे। और ये सारा जो है ये हम पढ़े हैं मिलर हार्ले की बुक से। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है लिखा हुआ है कि ऑल्थो हार्मोन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सम अमाउंट, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स या सेल्स के अंदर जो है वो हार्मोन जो है वो थोड़ी अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉट सिक्रेटेड कौन, लेकिन ये है कि प्रेजेंट तो होते हैं एंडोक्राइन सेल के अंदर जो है हार्मोन्स, लेकिन वो सिक्रेट नहीं होते रहते हर वक्त कॉन्टीन्यूसली। इंस्टेड देज ग्लैंड सिक्रेट द, बल्कि ये तब रिलीज़ होते हैं जबकि इन्हीं की ज़रूरत होती है, यानी कहीं से स्टिमुलस आई है कि अब इन्हें रिलीज़ होना है, तो तब ये हार्मोन्स रिलीज होंगे, ऐसे ये रिलीज़ नहीं होते। और जब ये रिलीज़ हो गए हैं तो इन्हें एक स्टॉप करने के लिए भी मैकेनिज़्म होना चाहिए, और वो है फीडबैक मैकेनिज़्म। मॉनिटर करता है कि चेंजेस जो आ रहे हैं एनिमल्स में और इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है ये मैसेज भेजता है कि अब एक्सटर्नल सिस्टम में एनवायरनमेंट में ये चेंजेस आ रहे हैं या फिर एनिमल्स में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो करता है। और फीडबैक मैकेनिज़्म, फीडबैक सिस्टम्स डेट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स। अब हम इसकी आगे से टाइप देखते हैं कि एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म देखें, नेगेटिव फीडबैक सबसे पहले देखें तो वो क्या है। अ फीडबैक डेट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स डेट कंसनट्रेट द इनिशिएटिंग स्टिमुलस, यानी कि ऐसा रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस होना जिसकी वजह से इनिशिएटिंग जो फर्स्ट वाली हमारे पास स्टिमुलस है वो रुक जाए। यानी कि अगर एक चीज़ रिलीज़ हो रही है तो उसके रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स किया जा गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि एक चीज़ रिलीज़ होती जा रही है और उसे हमने काउंटर करंट करना है, यानी हमने उसे रोकना है। तो जो चीज़ रिलीज़ हो रही थी वो जब रुक जाएगी तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, जिसकी एग्जांपल हम देखते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसको पहले स्टॉप करने के लिए होता है। तो सब इसकी एग्जांपल में है कि सबसे पहले जो है उसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि किसी भी अगर कोई डॉग है उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो चुका है, तो फिर क्या होगा कि स्लो हो चुका है तो हाइपोथैलेमस जो है वो रिस्पॉन्स करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो थ्रोप्सिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ किया जाए, जो कि कहाँ से रिलीज़ होना है, प्यूटरी ग्लैंड से। और वो क्या करेगा जब वो इससे ये एक्टिव होगा तो इसकी वजह से थायरोट्रोफिन प्रोड्यूस होगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स क्या करेगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा, और ये हार्मोन हमारे क्या करेगा कि ये थायराइड ग्लैंड में से थायरॉक्सिन को रिलीज़ करेगा। और थायरॉक्सिन जो है उसका फंक्शन क्या है कि मेटाबॉलिज्म को जो है मेंटेन करके रखना। और इफ़ द मेटाबॉलिज्म स्पीड अप, अब मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे पास स्टेबल हो चुका है, स्पीड अप हो तो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ लेस। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की वजह से क्या होगा कि वो जो रिलीज़ होता जा रहा था हमारे पास थायरॉक्सिन, वो जो है वो रिलीज़ होना बंद कर देगा, क्योंकि वो उसका जो है मेटाबॉलिज्म है वो स्टेबल हो चुका है। एंड प्यूटी ग्लैंड्स लेस थायराइड, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग को कम प्रोड्यूस करेगा, थायराइड जो है वो लेस सिक्रेट करेगा थायरॉक्सिन को। और इस तरह जो है मेटाबॉलिज्म रेट वंस अगेन रिस्टोरिंग हेमोजेन, यानी कि जब वो होम्योस्टेसिस पे होगा, नॉर्मल पे आ जाएगा, तो फिर ये जो है ये सारा मैकेनिज़्म जो है ये बंद कर दिया जाएगा। तो इससे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है, कि जिसकी वजह से अगर कोई चीज़ रिलीज़ होती जा रही है तो जब वो स्टेबल पर पहुंच चुकी है तो उसे बंद करने के लिए जो मैकेनिज़्म चलाया जाता है वो नेगेटिव फीडबैक। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म रीइंफोर्स द इनिशियल स्टिमुलस, यानी कि जो हमारे पास पहले स्टिमुलस आई थी, अगर एक चीज़ रिलीज़ हो रही है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की वजह से वो और ज़्यादा रिलीज़ होगी। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, जिसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की एग्जांपल, तो उसमें हमारे पास फ्रूट राइपनिंग, चाइल्ड बर्थ, ब्लड क्लटिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, इसी तरह से ये एग्जांपल जो हम आएंगी। अगर हम फ्रूट राइपनिंग को देखें तो जब फ्रूट कच्चा था तो उसके पकने के लिए जो भी उसे चीज़ें रिक्वायर थी वो एक दफ़ा प्रोड्यूस्ड हुई, तो जब वो बार बार प्रोड्यूस्ड होंगी तो फिर ही वो पकेगा। तो फिर इस तरह से ये जो है यानी इनिशियल स्टिमुलस जो है वो बार बार जो है वो रीइंफोर्स कर रही है, यानी मदद पहुंचा रही है इनिशियल स्टिमुलस को, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की एग्जांपल है। अब हम जो है वो बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी हार्मोन्स किस तरह से जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसका मैकेनिज़्म हम देखते हैं। हार्मोन्स जो है वो कह रहे हैं कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को जो है
वो मॉडिफाई कर देते हैं। और उसके किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, उसके जो है वो 2 बेसिक्स जो हैं हमारे पास मैकेनिज़्म है। उसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट मैकेनिज़्म वो है फिक्स्ड मेम्ब्रेन मैकेनिज़्म रिसेप्टर मैकेनिज़्म, और जो सेकंड है वो है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म। और जो हमारे पास अगर हम बात करें फिक्स्ड मेम्ब्रेन मैकेनिज़्म की, तो वो किन पर हार्मोन्स पर अप्लाई हो रहा है, वो उन हार्मोन्स पर अप्लाई होता है जो कि प्रोटीन्स हैं या फिर अमाइंस है हमारे पास, ये उनके लिए है फिक्स्ड मेम्ब्रेन मैकेनिज़्म। क्यों है इनके लिए फिक्स्ड मेम्ब्रेन मैकेनिज़्म? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है एंड कैन नॉट डिफ्यूज अक्रॉस द, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर गुजर ही नहीं सकते क्योंकि ये वाटर में जो है वो सॉल्युबल हो जाएंगे और ये नेक्स्ट पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये फिक्स्ड मेम्ब्रेन मैकेनिज़्म, दीज हार्मोन इनिशिएट देयर रिस्पॉन्स बाय मीन्स ऑफ द स्पेशल रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, यानी जिस सेल पर इन्होंने जाना है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो स्पेशल रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। वो रिसेप्टर जो है वो इसके साथ हार्मोन्स के साथ बाइंड होंगे और वो इसे अंदर ले जाएंगे, वरना ये रास्ते में ही सॉल्युबल हो जाएगा और वो ये पहुंच नहीं सकेगा। और अगर हम सेकंड मैकेनिज्म की बात करें, मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म, तो वो उन हार्मोन्स के लिए है जो कि स्टीरॉइड्स हैं, और ये हार्मोन जो हैं ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं और ये जो है इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में, क्योंकि हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो भी लिपिड की बनी होती है, इसलिए ये लिपिड्स से जो है वो इजीली जो है वो गुजर जाएंगे, लिपिड सॉल्युबल है और डिफ्यूज़ हो जाएंगे इजीली साइटोप्लाज्म, यानी सेल की साइटोप्लाज्म में ये इजीली जो है जो एंटर हो सकते हैं। वेयर दे इनिशिएट द रिस्पांस बाय बाइंडिंग टू द साइटोप्लाज्म, और इन्होंने जो अपना रिस्पांस करना है वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स के साथ मिलकर जो है तो इन्होंने अपना जो है वो रिस्पांस करना है। और आगे अगर हम देखें तो आगे डिटेल में फिक्स मेम्ब्रेन मैकेनिज्म और मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म को जो है वो डिस्कस किया गया है। और अगर हम इनकी ये डायग्राम्स ही देख लें तो यहाँ पर से भी हमें बिल्कुल यही सारा मैकेनिज्म जो है वो पता चल सकता है। जैसे कि अगर हम देखें कि सबसे पहले कह रहे हैं कि एक जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है वो जो है वो ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ आएगा और एंड पे क्या होगा, टारगेटेड ऑर्गन तक आएगा, और टारगेटेड ऑर्गन के ऊपर आएगा तो जो हार्मोन है वो एक्ट करेगा एज अ फर्स्ट और द एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर। यानी कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो अभी हार्मोन्स है ये जो है ये एज आ फर्स्ट या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहा है। और उसके आगे क्या कह रहे हैं कि वो जो है वो बाइंड हो जाता है बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक साइट्स, यानी यहाँ पर देखें आप तो यहाँ पर स्पेसिफिक साइट एक जगह बनी हुई है और वहाँ पर आके जो है इसने जो है हमारे हार्मोन्स ने यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो जुड़ना है। और फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर ना हमारे पास ना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हार्मोन्स का जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फिर जो है ये एक्टिवेट करेगा एक एंजाइम को, एडिनिलेट साइक्लेज इन द मेम्ब्रेन। इस एंजाइम्स को जो है ये अंदर जो है वो एक्टिवेट करेगा। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यानी एडिनिलेट साइक्लेज जो है ये एक्टिव हो गया, इन दोनों का जो है वो कॉम्प्लेक्स बना था और इसकी कॉम्प्लेक्स की वजह से ये एक्टिव हुआ। एक्टिव होने की वजह से क्या हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो हमारे पास एटीपी प्रेजेंट है अंदर तो वो क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी में, और वो एटीपी जो वो कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोटाइड को हम बोलते हैं साइक्लिक एएमपी। अब ये जो हमारे पास साइक्लिक एएमपी है यहाँ पे हम देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि ये एज अ सेकेंड मैसेंजर जो है ये या इंट्रासेलुलर मैसेंजर के तौर पर काम करेगा। तो फिर क्या होगा, जो हमारा साइक्लिक एएमपी है हमारे पास बना ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ होगा। डिफ्यूज़ होने के बाद क्या होगा कि हम यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटीन है काइनेज, वो इनएक्टिव है और उसके बाद वो क्या करेगी, वो एक्टिव हो जाएगी। और एक्टिव होने के बाद क्या करेगी कि जो प्रोटीन के अंदर एटीपीज़ हैं उनको कन्वर्ट करती जाएगी। प्रोटीन जो है वो एटीपी को जो है वो एडीपी में और प्लस जो है वो हमारे पास PO4 जो है ये बनाती जाएगी। और ये जो अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बन गई है ये क्या, इसका क्या होगा, इसका काम होगा कि आगे जो है जाके सिक्रेशन अगर कहीं जगह करनी है तो सिक्रेशन करवानी है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होनी है तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। और इसके बाद क्या होगा कि जब ये फिनोमिना हमारे पास जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास एक एंजाइम्स है जिसे हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर। जो है वो फास्फोडाइएस्टर क्या करेगा, वो ना साइक्लिक एएमपी को जो है वो इनएक्टिव करेगा। और जब ये इनएक्टिव होगा तो ये जो हमारे पास बॉन्ड कम्प्लेक्स बना था ये अलग हो जाएगा, यानी ये न्यू हार्मोन्स अलग हो जाएंगे। तो जब हार्मोन अलग हो जाएगा तो फिर से ये किसी और अगर स्टिमुलस आएगी तो उसके रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फिर से ये दोबारा से एक नए साइकिल के अंदर आ जाएगा। और ये जो सारा काम है ये हमारे पास जो है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये भी एक डिफरेंस है इसका फिक्स्ड मेम्ब्रेन का मिक्स्ड मेम्ब्रेन मैकेनिज़्म के साथ।
अगर हम मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म को डिस्कस करें तो मोबाइल रिसेप्टर में कौन से स्टीरॉयड हार्मोन्स आएंगे, और स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो इजीली पास आउट हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये जो है ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं और वो लिपिड से जो है इजीली जो है वो पास हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, ये अपने टारगेट तक पहुँचेंगे और टारगेट तक जो है पहुँचेंगे। इन्हें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है ये अपने रिसेप्टर से जाकर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है कि इन्वॉल्व होती है, यानी मोबाइल रिसेप्टर का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका ये है कि इससे हमारे पास प्रोटीन जो है वो साइंथिसिस प्रोटीन बनने में ये जो है ये हमारा रोल प्ले करता है। और ये क्या होता है कि सबसे पहले जो है हमारे पास जो है वो हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है, और जब हार्मोन रिलीज़ होता है तो वो जो है वो अपने टारगेटेड सेल के अंदर इजीली डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ जो होने के बाद क्या करता है कि प्रोटीन में आकर जो है वो अपने प्रोटीन रिसेप्टर के साथ स्टीरॉयड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना देता है। और जब यहाँ पर आके वो स्टीरॉयड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसके बाद जो है वो फिर वो उसके बाद अफिनिटी होती है, वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। पर देखें तो हमारे पास जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन आया, यहाँ पर हमारे साथ प्रोटीन उसका रिसेप्टर था और हमारे पास कॉम्प्लेक्स बने, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर जो है एंटर हो गया। जैसे ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर हुआ है तो फिर क्या हुआ है कि डीएनए के इसने जो है वो कॉपी बनाई है और हमारे पास मैसेंजर आरएनए इसने प्रिपेयर कर ली। अब ये जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास बना है ये जाएगा हमारे पास राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स क्योंकि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, फिर ये बाहर आएगा और इसके बाद जो है ये राइबोसोम्स में जाकर तो जो है वो न्यू जो है इसी सीक्वेंस में हमारे पास जो है वो न्यू प्रोटीन जो है वो उसके जो है वो मालिक्यूल हमारे पास जो है वो बना देगा। और इस तरह से इसने जो है वो सेल्स को रिस्पॉन्स को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से जो है हमारे पास जो है वो मोबाइल रिसेप्टर जो है वो वर्क करता है। और यहाँ पर आप मोबाइल रिसेप्टर की भी पिक्चर को, और यहाँ पर आप जो है वो फिक्स्ड मेम्ब्रेन मैकेनिज़्म की पिक्चर्स को, कलरफुल पिक्चर्स को देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें।